नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। मैं हूं दिनेश, कार्यक्रम है कृषि दर्शन। आज हम हैं मध्य प्रदेश के जिला गुना के कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में। किसान भाइयों, कृषि के विकास में, चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान है हमारे किसान भाइयों का, हमारे कृषि विशेषज्ञों का। इसलिए हमारी टीम ने आज गुना जिले के आरोन विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा। हमने यहाँ देखा कि यहाँ धनिया, गेहूँ, सरसों, मसूर इत्यादि फसल अत्यधिक मात्रा में पैदा होती है। इसलिए आज हम कृषि विज्ञान केंद्र में आए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश जी श्रीवास्तव जी। उनसे हम ये जानेंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं क्षेत्र में, और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाई कैसे आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप तो ये बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कौन कौन सी ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे किसानों का विकास हो रहा हो। दिनेश जी नमस्कार, किसान भाइयों को भी सभी को नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार का एक बड़ा अभिनव कार्य योजना है। इस योजना में हम कृषकों के बीच में, युवा कृषकों के बीच में, कृषक महिलाओं के बीच में और जो स्कूल ड्रॉपआउट्स बच्चे होते हैं उनके बीच में हम 4 तरीके से हम उनके बीच में हम काम करते हैं। जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारे एक्सटेंशन के प्रोग्राम हैं, उनमें हम किसानों को प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। किसानों के खेतों पे जाके हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। किसानों को यहाँ बुला के हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। साथ ही हमारे जो दूसरे शासन के, मध्य प्रदेश शासन के जो दूसरे भी विभाग हैं, उन विभागों में भी टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज है वो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया जाता है कि जिससे अधिक से अधिक संख्या में किसान लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि गेहूं की बढ़िया फसल है, हम पीछे भी देख रहे हैं चना मसूर भी है, तो रबी फसलों में कौन कौन सी फसलों की पैदावार यहाँ किसान लेते हैं? देखिए, रबी फसल में यहाँ पे जो मुख्य क्रॉप है जो व्यावसायिक रूप से यहाँ पे उगाई जाती है, जिसको कि कैश क्रॉप कहा जाता है, वो है धनिया। इसके अलावा यहाँ पे मसूर की खेती अभी 3-4 साल से प्रचलन में आई है, अधिक मात्रा में। थोड़ी मात्रा में तो पहले होती थी। गेहूं तो यहाँ पे होता ही है, और इसके बाद में सरसों भी करीब 8-10 साल से यहाँ सरसों भी बहुतायत से यहाँ पे उगाया जा रहा है। जो थोड़ी सी हल्की भूमियाँ हैं उनमें किसान सरसों उगाना यहाँ पे पसंद करता है, और जिसके पास पानी कम है वो सरसों उगाना पसंद करता है। और जिस किसान की भूमियाँ अच्छी हैं, जिनके पास में काली ज़मीनों की और जो जैविक खादें हैं उनकी मात्रा अगर अधिक है और पानी उसके पास में अच्छा है, तो वो गेहूं की फसल को उगाना यहाँ पे पसंद करता है। डॉक्टर साहब, समय की ये मांग है कि हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन करें, इसके लिए आप क्या सलाह देते हैं किसानों को? आज की सबसे ज्वलंत समस्या ये है कि किसानों की जो खेती है उसका लागत मूल्य बहुत अधिक होता जा रहा है। उसमें जो सबसे बड़ा कारण, मैंने अपनी 35-40 साल की नौकरी में जो मैंने देखा है कि किसान जो तकनीकी संस्थाएं हैं, तकनीक का जो संसाधन है, तकनीकी जो लोग हैं, उनके ऊपर यकीन ना करके और किसान अन्यंत्र जो कहना चाहिए प्राइवेट संस्थान है, उन संस्थानों के ऊपर यकीन करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, जिस कारण से खेती जो है वो लाभ के धंधे की अपेक्षा उसमें लागत अधिक होती जा रही है। जी किसान भाइयों, बात तकनीकी की चली तो किसानों को तकनीक की बहुत ज़रूरत है। जैसे उन्नत मशीनों का आप प्रयोग करेंगे तो जल्दी खेती होगी, समय बचेगा, धन भी बचेगा और श्रम भी बचेगा। तीनों चीज़ बचती हैं अगर हमारे किसान भाई इनका उपयोग करते हैं। तकनीक की बात चली तो किस तरह से आप उनको तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं अपने केंद्र के माध्यम से? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसानों के खेतों पे भी, गाँव पे भी जाके प्रशिक्षण देते हैं, और किसानों को यहाँ पे भी हम बुला के प्रशिक्षण देते हैं। और ये प्रशिक्षण समसामयिक होते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि अगर 1 दिवसीय प्रशिक्षण है तो हम एक फसल विशेष की किसी एक क्रियाविधि पे उसको पूरी जो तकनीकियाँ हैं वो उसको हम बताएं। हमारे लॉन्ग टर्म भी प्रशिक्षण होते हैं, 5 दिन का, 7 दिन का और 1-1 महीने के भी हमारे प्रशिक्षण होते हैं। उन प्रशिक्षणों में हम पूरी कोई भी फसल की क्रियाविधि, बोने से खेत की तैयारी से लेके और हम उसको प्रोसेसिंग तक की हम यहाँ पे ट्रेनिंग से उनको हम यहाँ पे प्रदान करते हैं, जिससे वो तकनीकी रूप से पूर्ण रूप से दक्ष हो सकें किसी एक फसल विशेष में। जैसे मैं अगर धनिया की बात करूँ
तो धनिया चूँकि गुना ज़िले की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इस फसल पे हर वर्ष हम किसानों के गांव में जाके, किसानों के खेतों में जाके और अपने केंद्र पे कम से कम 10 प्रशिक्षण करते हैं, जिससे कि किसान नई नई विधाओं से, नई नई तकनीकियां जो आ रही हैं, जो भी लैब में, जो लेबोरेटरीज़ में, जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज के अनुसंधान प्रक्षेत्रों पे जो भी तकनीकियां विकसित हो रही हैं, वो किसानों को हम लेटरली, हॉरिजेंटली उनको ट्रांसफ़र कर सकें। ये हमारे प्रशिक्षण की एक विशेष। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई यूरिया का छिड़काव करते हैं, सही तरीके ना करने से व्यर्थ में भी चला जाता है कभी कभी, तो कैसे उसका कितने एकड़ जमीन में कितना यूरिया छिड़कें और कैसे छिड़कें? ये आपका प्रश्न दिनेश जी बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़ी विरोधाभास है किसानों के बीच में। सतत अनुसंधानों से ये सिद्ध हुआ है कि गेहूं में यूरिया का जो छिड़काव है वो हमेशा गेहूं में पानी लगाने के 2 या 3 दिन बाद। उसका सबसे अच्छा देसी तरीका ये है कि आप 3 दिन बाद 4 बजे शाम में खेत पे अपने जाएं, अपने जूते उतारें और अगर आपके पैरों में मिट्टी चिपकना बंद हो जाती है तो आप उस समय 1 बीघे में 11 से 12 किलो यूरिया शाम के समय आप उसका छिड़काव करें। अगर आपने 100, एक अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि 100 किलो यूरिया अगर आपने छिड़का है तो करीब 72 किलो यूरिया आपकी फसल को प्राप्त होता है। परंतु विडम्बना ये है कि भारतीय किसान, खासकर गुना जिले का किसान जो है, वो यूरिया का जो छिड़काव है वो पानी देने के पूर्व में करता है, जिससे कि और 1 बीघे में यहाँ पे किसान एक बार में 35 से 40 किलो यूरिया जो डालता है, जिससे ज़मीन हमारी विषाक्त होती जा रही है। और वो यूरिया जो है, अगर आप 100 किलो यूरिया का अगर आप अपने खेत में आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें से करीब 70 किलो यूरिया जो है वो व्यर्थ चला जाता है और किसान का पैसा भी उसमें व्यर्थ जाता है, ज़मीन भी आपकी ख़राब होती है, वातावरण भी ख़राब होता है, मित्र कीटों के लिए भी अधिक यूरिया जो है वो ख़राब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी खेती की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद फिर कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आरोन और गुना के आसपास गाँव में मसूर, अलसी ये भी भारी मात्रा में बोई जाती है। तो बात अगर हम अलसी की करें तो अलसी के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? अलसी के लिए देखिए, अलसी जो है बहुत कड़ी क्रॉप है और बड़ी मेडिसिनल क्रॉप है और इस समय तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से अलसी का डिमांड भी बहुत है और अपने यहाँ भारतवर्ष में तो इसकी डिमांड कम है, लेकिन विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मेरा किसानों से ये सुझाव है कि अलसी को व्यावसायिक रूप से अपनाएं। अभी किसान सिर्फ अपनी फसल को बचाने के लिए बॉर्डर पे अपने खेत के मेड़ के चारों तरफ जो है वो अलसी की बोनी करते हैं और हमको लगता है कि इस पूरे खेत में अलसी बोई गई है। तो इस पर अपन जो है वो अपन उसको व्यावसायिक रूप से अपनाएं। उसकी बहुत अच्छी तकनीकियाँ, बहुत अच्छी जातियाँ उनकी आ गई हैं और अलसी एक ऐसी फसल है जिसमें किसी रोग का, कीड़े का प्रकोप भी नहीं होता है। तो अलसी को हम अपना सकते हैं। अलसी एक बहुत अच्छी फसल है व्यावसायिक रूप से, क्योंकि इसके तेल का जो उपयोग है वो खास करके जो हेवी मशीनरी जो होती है उसमें इसके ऑयल का उपयोग किया जाता है और वो केवल अलसी का तेल ही उसमें। जी किसान भाइयों, अलसी एक ऐसी फसल है किसानों को अच्छे उत्पादन के साथ साथ कम लागत में अच्छे उत्पादन के साथ साथ पैसा अच्छा बाजार में मिलता है, क्योंकि ये व्यवसायिक खेती है। साथ में अगर मसूर की बात करें डॉक्टर साहब, तो मसूर के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मसूर इस समय बहुत अच्छी अवस्था में है। मैं किसानों को एक करबद्ध निवेदन उनसे ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसान सोयाबीन, चना और मसूर और अलसी, इन सब की बोनी एक ही सीडल से करता है। एक ही तरह की उनकी बोनी की जो विधि है कि कतार से कतार की दूरी 9 इंच है, जबकि गेहूं के लिए कतार से कतार की दूरी 9 इंच है, लेकिन मसूर के लिए, अलसी के लिए और चने के लिए कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। सीड ड्रिल का या तो एडजस्टमेंट होना चाहिए या वो दूसरी सीड ड्रिल का उपयोग करें। इससे बीज दर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फसल सघनता बहुत ज़्यादा हो जाती है, कीट रोगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है और बीज दरी बहुत लगती है। फर्टिलाइज़र भी, जितने भी प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं उन सबका दुरुपयोग इस बोनी की विधि से होता है। तो मेरा किसानों से ये निवेदन है कि मसूर जो है वो 1 हेक्टर प्रति हेक्टर
जो यहाँ पे 60 से 70 किलो बोई जाती है। मेरा उनसे निवेदन है कि अच्छी उन्नत प्रजातियाँ, उकटा निरोधक प्रजातियाँ जो हैं वो 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर का वो उपयोग करें और उसके लिए उन्हें उन्नत सीड ड्रिल का उनका उपयोग करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। जी डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों की बात करें तो हमने यहाँ देखा चना भारी मात्रा में बोया जाता है। चने के लिए क्या सुझाव आपका? चने के लिए मेरा पहला तो सुझाव यही है कि उन्नत जाति का उपयोग करें। दूसरी बात, उकटा निरोधक जाति का उपयोग करें, क्योंकि फ्यूजेरियम बिल्ट की जो समस्या है वो क्षेत्रों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है और चने का रकबा कम होता जा रहा है। अगर आप उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग करेंगे, बीजोपचार करेंगे, समन्वयित कीट नियंत्रण का उपयोग करेंगे, समन्वयित उर्वरक प्रबंधन का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और साथ ही आपको उत्पादन लागत भी कम होगी और आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी फसल पूरी फसल अपने फसल चक्र के जीवन समय में निरोगी रहेगी। हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ किसान खेतों में कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ निंदाई का कार्यक्रम, एक्चुअली जिस फील्ड में आप खड़े हैं ये हमारा प्रदर्शन प्लाट है जिसमें हम पूरे ज़िले के किसान और दूसरे लोग भी यहाँ पे आते हैं और वो आके यहाँ पे फसलों का निरीक्षण करते हैं। ये हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं कि किस ये हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कि हम बताते नहीं लोगों को ये क्या है, ये वैरायटी है, ये 2 पानी की वैरायटी है। कश्मीर में या उत्तर प्रदेश में ये वैरायटी जो है ये 3 पानी में आ रही है, तो हम इसको यहाँ टेस्ट करते हैं कि ये हमारे यहाँ 3 पानी में आएगी कि नहीं आएगी। अगर सेंट्रल जोन के लिए इसका रिकमेंडेशन है तो ये 3 पानी में यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये डिफरेंट उसमें क्षेत्र वो प्रदर्शन प्लॉट्स हैं, इसमें मसूर है और अलग अलग वैरायटी हैं उनकी, फर्टिलाइज़र डोज उनके अलग हैं, इंसेक्टिसाइड के डोज उनके अलग हैं। ये व्यक्तिगत जो है ये यहाँ पे अनुसंधान इसमें किए जा रहे हैं। ये हमारा अनुसंधान क्षेत्र है। डॉक्टर साहब, सच मानो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी न केवल आरोन क्षेत्र के लिए, न केवल गुना क्षेत्र के लिए, बल्कि मध्य प्रदेश और देश के किसानों के लिए भी उपयोगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेके आते हैं खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियाँ। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज इस अंक में हम आए हैं आरोन के कृषि विज्ञान केंद्र जिला गुना में, जहां हम आपकी परिचय कराएंगे कृषि विज्ञान केंद्र में 2 सफल प्रगतिशील कृषक से। तो आइए रघुवीर सिंह जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यह एक प्रगतिशील किसान हैं और खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए और आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं ग्राम प्रगतिशील कृषक हूँ। मैं ग्राम बोरा का रहने वाला हूँ। आरोन तहसील है, जिला गुना है। और मैं जैविक खेती करता हूँ और अगली बार मक्का लगाई थी, अब गेहूँ, चना, मसूर और अलसी भी लगाई है। वो बहुत अच्छी किस्म की है और यही मैं करता हूँ और गांव वालों को भी सुझाव देता हूँ। और जैविक सिंह जी, आप जैसे जैविक खेती के बारे में आपने बताया, कितने रकबे में आप खेती करते हैं और कितना समय हो गया है आपको खेतीबाड़ी करते हुए? मेरे लिए जैविक खेती करते हुए 4 साल हो गई, अब 5वीं चल रही है। पहली वर्ष उसका कम उत्पादन मिला था और जैसा करते करते बढ़ते बढ़ते अब 12 कुंटल बीघा के उपरांत आ गया। अब की 5वीं वर्ष है और जैविक करता हूँ। और लोग बाग कहते हैं कि जैविक में कुछ नहीं है, उसको करके देखिए। और बहुत युवा भी आते हैं मेरे पास कि बाबा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम तो शहर से लौट के आए हैं और अच्छी खेती हो रही। सब जैविक है, उसमें गौमूत्र भी डालता हूँ और केचुआ खाद भी डालता हूँ। साथियों, आपने देखा कि रघुवीर सिंह जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं जैविक खेती के ऊपर, तो हमें जैविक खेती को अपनाना चाहिए। आइए कार्यक्रम की इस कड़ी में हम हमारे दूसरे सफल युवा उद्यमी से आपका परिचय कराते हैं। राजीव जी, आपका परिचय दीजिए और आप किस तरह का काम कर रहे हैं? मैं राजीव रघुवंशी, ग्राम खामखेड़ा,
तहसील आरोन, जिला गुना, एमपी से हूँ। आप खेती में अभी कौन कौन सी फसल लगा रहे हैं और कितने रकबे में खेती बाड़ी कर रहे हैं? मैं 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। इसमें चना, गेहूँ, सरसों और धनिया। अच्छा जी। अच्छा, हमने सुना है कि गुना क्षेत्र में धनिया बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है, तो क्या आप इसके प्रसंस्करण को लेके भी कुछ प्लान कर रहे हैं? जी, हमारी धनिया जो कुमराज मंडी प्रसिद्ध है पूरे आपने भारत में, नंबर 1 पे गुना जिले की धनिया नंबर 1 पे चल रही है। इसका हमारा एक एफपीओ चल रहा है, अभी 150-300 फार्मर जुड़े हैं इससे। इसे 3000 जोड़ के हम इसे मसाला उद्योग में सम्मिलित करके पीस के और पैकिंग करके हम बेचना चाहते हैं। साथियों, आपने जाना ये प्रगतिशील किसान, युवा उद्यमी, ये ना केवल खेतीबाड़ी कर रहे हैं बल्कि इनने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। जैसे इनने भी बताया कि गुना क्षेत्र में धनिया बड़ी प्रसिद्ध है, तो ये उसका प्रसंस्करण का प्लांट भी डाल रहे हैं और धीरे से उसको पैकेजिंग कर और एफपीओ के माध्यम से इसकी मार्केटिंग कर इसको मार्केट में बेचेंगे और बिल्कुल इससे इसको लाभ भी होगा। और ये साथ में युवाओं को जोड़कर बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। आपने एफपीओ की बनाने के लिए कहीं से ट्रेनिंग ली है? जी, ट्रेनिंग हमारे आरुण की कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमने यहाँ ट्रेनिंग ली और भी हमने गवर्नमेंट की योजना जो हमें जहाँ से मिलती हैं उसका भी हम लाभ लेते हैं। जैसे अब भी मैंने सरसों कच्ची घानी का ऑयल मिल लगाया है, इसमें मैंने हॉर्टिकल्चर विभाग से 33% सब्सिडी ली है। और अब मेरा दूसरा कार्यकाल चल रहा है पशुपालन द्वारा, मैं डेयरी डालना चाहता हूँ, इसमें भी सब्सिडी है गवर्नमेंट की 33%। डेयरी के क्षेत्र में आपकी क्या कार्य योजना है? आगे आप डेयरी में किस तरीके का काम करना चाहते हैं, पशुपालन या प्रोसेसिंग को लेके? उसमें हमारा पशुपालन भी होगा, साथ में जो पशुपालन से गौमूत्र जो निकलेगा उससे हम खाद बना के बढ़िया जैविक खेती, अभी जो कम होता है खाद पानी, वो हमारा पूरा भरपूर हो जाएगा, इसलिए हम डेयरी और डालना चाहिए। साथियों, आपने देखा कि ये सिर्फ एक चीज़ पे ही काम नहीं कर रहे हैं, ये धनिया पे, कच्ची घानी का इनने प्लांट डाला है, उसके बाद ये पशुपालन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हम जानते हैं रघुवीर सिंह जी से, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आज देखा गया है कि युवा छोटे छोटे गांवों से निकलकर महानगरों की ओर जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे मेरा कहना है कि आप शहर मत जाओ। शहर भी 4-6 महीने रुक के भी आ गए, मेरे प्लांट पे भी आते हैं। मैंने उनके लिए कहा कि आप मशीनरी ले लो, ऑनलाइन से आप फार्म डालो, और तीसरी बात मशीन लेकर धंधा करिए, और सबसे पहली बात डेयरी खोलिए। मेरे पास डेयरी है, 10 गाय हैं और उनका गौमूत्र भी रखा है। गौमूत्र में गेहूं के ऊपर डालता हूँ, इससे जैविक होता है। केचुआ खाद भी है, बर्नी फिट है, और गोबर गैस से रसोई भी बनती है और खाद भी निकलता है। यहीं से केचुआ लेगा हो तुम्हें कृषि विज्ञान केंद्र से 25 लेगा, वो 50,000 होंगे इस वक्त। पूरे मेरे बगीचे में ना घूरे में ना नाडे में, सब में केचुआ ही केचुआ है। साथियों, आपने देखा कि बिना ट्रेनिंग से हम नई नई चीज़ों के बारे में या आधुनिक तकनीक को अपना नहीं सकते। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो या कृषि विश्वविद्यालय या शासन के कृषि विभाग से संबंधित हो। आपने किस प्रकार की ट्रेनिंग ली है और अभी आधुनिक मशीनरी का उपयोग आपकी खेतीबाड़ी में कैसे करते हैं? हमने ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से ली। हमारे आरोन तहसील में कृषि विज्ञान केंद्र है, हर मीटिंग में आते हैं, हर हफ्ता होती है, 15 दिन में भी होती है। और उनके मार्गदर्शन से हमारे लिए मशीन भी खरीदी। जैसे कि हमने थ्रेशर ली मक्का की, 1 घंटा में 50 कुंटल निकालती है। बोनी मशीन ली जो कि एक एक दाना बोती है। उससे सारी ट्रेनिंग लेके हमने सारी जैविक खेती भी करी और अपने बीज भंडार से बीज लेती। तो किस तरीके से खेतीबाड़ी में आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर हमारे गांव के युवा खेतीबाड़ी में उत्पादन बढ़ा सकें व बाजार से जुड़ सकें? देखो, उत्पादन ऐसे बढ़ता है जैसे हमारे गुना जिले का आरोन तहसील छोटा ही है, उसमें केवीके है और इससे 4 किलोमीटर हमारा दूर गांव है। तो जो भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है हम सीधा केवीके आते हैं और केवीके के माध्यम से उन्नतशील बीज और बढ़िया, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ छोटे छोटे रकबा में उन्होंने बीज लगाए हैं। अब इनका वो प्रमाणित करेंगे हमारे गुना जिले में कौन सा बीज अच्छा है, तो वो हमें फिर जानकारी देंगे, ये बीज लगाओ, उससे हमें बढ़िया। देखिए, युवा उद्यमी राजीव जी का कहना है कि आज युवा अगर
जानकारी के साथ आगे बढ़ता है और कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करता है तो बिल्कुल वो उत्पादन भी बढ़ा सकता है, उसकी आय दुगनी भी कर सकता है और पढ़ाई के साथ साथ भी वो पैसे की अर्निंग कर सकता है। रघुवीर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पैक्स को बनाएं जैविक बीजों का बिक्री केंद्र, प्रत्येक गोवंश को मिलेगा 40 रुपये प्रतिदिन अनुदान। मध्य प्रदेश में रबी बोनी पूरी, मिर्च को रोग मुक्त रखें और प्रशिक्षण के बाद ही लगाएं अंगूर। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमित शाह ने कहा कि देश के सभी पैक्स कृषि उत्पाद के स्रोत, ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के केंद्र और बीजों की बिक्री के केंद्र बने ताकि NCOL, NCEL और BBSSL जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इन 2 लाख सहकारी समितियों में कम से कम एक ऐसे युवा किसान को जोड़ना चाहिए जो आगे चलकर स्थानीय सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने में प्रेरक का काम कर सके। बैठक के दौरान श्री शाह ने कहा कि देश में सभी पैक्स को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़कर ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि गौ वंश की उचित देखभाल हो, उन्हें समुचित आहार और पोषण मिले। इसके साथ किसानों, पशुपालकों की आय भी बढ़े। इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजीकृत गौशाला में रहने वाले पशुओं को पहले 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु आहार अनुदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस दिए जाने की भी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि गोवंश पालन से CNG बायोगैस संयंत्र की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मध्य प्रदेश में चालू रबी सीजन 2024-2025 में बुवाई लगभग समाप्त हो गई है। कुल 139,95,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 99.9% है, जबकि गत वर्ष 137.36 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। 94.34 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, जबकि लक्ष्य 91.86 लाख हेक्टेयर रखा गया था। इस वर्ष रबी फसलों का बुवाई लक्ष्य 140.08 लाख हेक्टेयर रखा गया है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 133,82,000 हेक्टेयर है। अब तक 139.95 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। मिर्च की नर्सरी डालने का उपयुक्त समय चल रहा है। बीज उपचार कर नर्सरी डालने पर रोग मुक्त फसल तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। कई बार मिर्च फलों में काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं या कई बार फल झड़ने लगते हैं। इसके कारण सिरों की कलियां मुरझाकर गिर जाती हैं। पौधों की बढ़वार पर भी इसका विपरीत असर होता है। यह रोग शीर्ष से नीचे की ओर बढ़ता है। पत्तियों, फलों, कलिकाओं सभी पर असर होता है। फलों पर काले धब्बे बनते हैं तथा सड़न पैदा करते हैं। नियंत्रण के लिए नर्सरी लगाने के पूर्व बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो का आवश्यक रूप से करें। पुरानी फसल के अवशेष जलाकर नष्ट करें। खड़ी फसल में ब्लाइटॉक्स या कोई भी ताम्र युक्त फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करना चाहिए। अंगूर की खेती करने वाले किसानों की संख्या मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रही है। जहां तक सफलता का सवाल है तो अंगूर उत्पादन का सही फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले प्रशिक्षण लेते हैं और अनुभवी किसानों से अनुभव बांटते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अंगूर लगाने की इच्छा रखने वाले किसान भाई पहले प्रशिक्षण ज़रूर लें। अंगूर लगाने का यह उपयुक्त समय चल रहा है। पूसा सीडलेस एवं ब्यूटी सीडलेस अंगूर की अच्छी किस्में हैं। इसे लगाने के लिए 75 × 75 सेंटीमीटर चौड़े तथा गहरे गड्ढे तैयार करा लें। प्रत्येक गड्ढों में गोबर खाद डालें तथा 1 किलो सिंगल सुपरफास्फेट, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालें। गड्ढे 2 × 2 मीटर दूरी पर बनाएं। बेल चढ़ाने के लिए तारों का पंडाल बनाना पड़ता है। बेलों की कटाई एक विशेष अवस्था में करने से अच्छे फल आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। कई जिलों में अंगूर की खेती की जा रही है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में
नई कृषि संबंधी जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।